क्या भारत सरकार ने कभी रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित किया है? रिफ्यूजी घोषित किया है क्या? अगर नहीं, तो जो लोग भारत के अंदर सुरंग खोद कर, दीवार फांद कर, जो लोहे की तार वाली बाड़ लगी रहती है, उसको कूद कर या फिर गैर कानूनी रास्तों से भारत में घुस जाते हैं, और क्या फिर हमें उनको रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए क्या? और क्या हमारे ऊपर ये कानूनी जिम्मेवारी है कि हम एक अवैध घुसपैठिए को खाना भी दें, घर भी दें, पढ़ाई और तमाम सुविधाएं भी दें? यही वो धमाकेदार सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने रीता मनचंदा बनाम भारत संघ 2025 के केस में उठाया। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सटीक सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आज हम इस पूरे मामले को सबसे आसान और बेहद दिलचस्प तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ रोहिंग्या का नहीं है, ये है शरणार्थी लॉ का और अवैध प्रवासन का, इलीगल इमिग्रेशन का, और मतलब अवैध तरीके से अंदर भारत के अंदर घुसने का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और मानवाधिकारों का। और भारत किन लोगों को कानूनी अधिकार देता है, किन को नहीं, उसकी पूरी असली तस्वीर समझने का भी। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक करके सभी के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको यहाँ पर। अब बात करते हैं कि ये केस अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये मामला जो है तब शुरू हुआ जब एक याचिकाकर्ता ने एक हैबियस कॉर्पस रिट दायर की। हैबियस कॉर्पस रिट मतलब कि जब पुलिस या कोई ऐसी एजेंसी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है और जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये लगता है या उसके किसी रिश्तेदार को ये लगता है कि इसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो उसके जेल से रिहा करने के आदेश वाली याचिका को हम जो मानवाधिकार के लिए डाली जाती है उसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। जैसे कि सोनम वांगचुक के केस में हैबियस कॉर्पस की याचिका डली हुई है। ठीक है, तो ये हालांकि ये दूसरा मुद्दा है, आप उसको समझिएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल हैबियस कॉर्पस का दिया है। ये मामला तब शुरू हुआ जब एक याचिकाकर्ता ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की, यह दावा करते हुए कि मई में कुछ रोहिंग्या लोगों को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया था और उसके बाद जिनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, पिक किया था, वो लोग कहीं दिखाई ही नहीं दिए हैं। यानी कस्टोडियल डिसअपियरेंस का आरोप, यानी कि पुलिस की कस्टडी से वो लोग कहां गायब हो गए हैं इसका पता नहीं है, ये आरोप लगाए गए। याचिकाकर्ता इस मामले के अंदर ये नहीं कह रही थी कि इन लोगों को रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए, यानी कि शरणार्थी का स्टेटस दिया जाए, या फिर जो इनका डिपोर्टेशन है मतलब इनको देश से बाहर निकालना को रोकना भी नहीं चाहती थी, बल्कि उसकी ये सिर्फ मांग थी, जो याचिकाकर्ता थी उसकी ये मांग थी कि जो भी करना है वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। किसी को चुपचाप बाहर भेजना या फिर तड़ीपार करना गलत है, ट्रैफिक करना, गलत तरीके से भारत से बाहर भेजना वो गलत है। लेकिन जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तीखे, सख्त और चौंकाने वाले सवाल पूछे याचिकाकर्ता से, और बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं, उसी को समझते हैं। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला सवाल पूछा वो यही था। सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा कि भारत सरकार का वो आदेश कहां पर है जिसमें रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित किया गया है। आप वो आदेश तो लेके आओ, दिखाओ तो कि भारत सरकार ने कहीं पर रोहिंग्या को शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी घोषित किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि, और सच्चाई भी है कि भारत सरकार ने कहीं घोषित नहीं किया, आप आदेश दिखाओ, नहीं तो, है ना। सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा बेहतरीन सवाल कि भारत सरकार का वो आदेश कहां पर है जिसमें रोहिंग्या को रिफ्यूजी घोषित किया गया है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में किसी को रिफ्यूजी तभी माना जाएगा, शरणार्थी तभी माना जाता है जब सरकार ने उसको आधिकारिक रूप से घोषित किया हो किसी उद्घोषणा के जरिए। और हकीकत यह है कि भारत में कभी रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित नहीं किया गया। समझ रहे हैं? इसलिए कोर्ट ने कहा कि रिफ्यूजी शब्द जो है
यानी कि शरणार्थी शब्द जो है वो एक कानूनी शब्द है, उसके कानूनी मायने हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई दर्जा ही नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रूडर है, यानी कि घुसपैठिया है। इसका मतलब क्या है कि उनके पास भारत में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है, उनके पास शरणार्थी के अधिकार नहीं है, वो किसी भी वेलफेयर या फिर बेनिफिट की मांग नहीं कर सकते भारत सरकार से। अब बात करते हैं, इस मामले के अंदर एक बात और सामने आई जो थी गैर कानूनी प्रवेश बनाम अधिकार के बारे में, और उसके बारे में कोर्ट ने महत्वपूर्ण चिंता भी जताई। पहले कोर्ट ने कहा कि पहले ऐसे लोग अवैध तरीके से भारत के अंदर घुसते हैं, इलीगल एंट्री करते हैं और फिर कहते हैं हमें यहाँ के बेनिफिट चाहिए, खाना दीजिए, हमें घर दीजिए, पढ़ाई दीजिए, सुख सुविधाएं दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्या हम कानून को इतना खींचना चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों को हम ये सारी सुख सुविधाएं देने लगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि कानूनी सीमा का भी पुनर्मूल्यांकन था। कोर्ट ने याद दिलाया कि भारत में करोड़ों गरीब नागरिक हैं, सीमाएं जो हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। इलीगल इमाइग्रेशन और जो सिक्योरिटी रिस्क को पैदा कर देता है कि अगर अवैध घुसपैठियागिरी यानी कि लोग गलत तरीके से भारत की सीमाओं के अंदर घुसेंगे तो सुरक्षा का भी खतरा बनता है। सीजीआई ने पूछा कि अगर कोई घुसपैठिया है यानी कि इंट्रूडर है तो क्या हमें उसे यहां रखना जरूरी है क्या? क्यों रखे भाई, हम बाहर निकाल देना चाहिए, हम अपने देश को तो साफ करेंगे ना, सीजीआई ने बोला। अब यहां पर इसके बाद जो याचिकाकर्ता का जो रुख है उसको समझना बहुत जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने साफ साफ कहा कि हम ऐसे लोगों के लिए रिफ्यूजी स्टेटस की मांग नहीं कर रहे। यहां पर याचिकाकर्ता ने कह दिया कि हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको, रोहिंग्याज को रिफ्यूजी स्टेटस दीजिए, हम इनके डिपोर्टेशन को भी नहीं रोक रहे। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप इनको भारत से मत निकालिए, मग और ना ही हम इनके लिए कुछ लाभ की मांग कर रहे। यहां पर याचिकाकर्ताओं का सिर्फ ये कहना था कि जो भी डिपोर्टेशन हो, कि मतलब ऐसे लोगों को अगर भारत से बाहर निकाला जा रहा है तो वो कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। यह मामला सीधे अनुच्छेद 21 से भी जुड़ता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा किन्होंने कहा, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने कहा कि और आर्टिकल जो 21 है, अनुच्छेद 21 जो है वो क्या कहता है कि किसी का भी जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही छीना जा सकता है। मतलब अगर आपको किसी का जीवन या फिर उसके जो जीवन की स्वतंत्रता है उसके ऊपर अगर कोई बंदिशें लगानी है, उसको छीनना है, तो वो सिर्फ कानून की प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। और यहां तक कि ये जो अधिकार हैं वो इलीगल माइग्रेंट के लिए भी है। याचिकाकर्ता ने सलीमुल्लाह 2020 के केस का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जा सकता है पर जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अब इस केस की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे जो अति संवेदनशील सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, उनका मुद्दा भी कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात दोहरा रही थी इस केस के दौरान कि भारत दुनिया की धर्मशाला नहीं है, हमारी सीमाएं बहुत संवेदनशील है, गैर कानूनी प्रवेश को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। सीजीआई ने पूछा कि अगर कोई सुरंग खोदकर, बाढ़ फांदकर भारत के अंदर गलत तरीके से घुसता है तो क्या हमें उसके स्वागत में लाल कालीन बिछानी चाहिए क्या, या उसे भारत के बाहर भेज देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति भारत के अंदर घुस ही ना पाए। सीजीआई ने कहा कि हमारे अपने गरीब बच्चे हैं, क्या वे अधिकारों के हकदार नहीं हैं, या फिर हम जो अवैध तरीके से भारत के अंदर घुसपैठिया आ रहा है, इंट्रूडर आ रहा है, उसको हम सुख सुविधाएं देने लगे, मगर जिसके जो वाजिब हकदार है वो भारत के नागरिक है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि इलीगल एंट्रेंट पर थर्ड डिग्री नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही बोली कोर्ट ने कि अगर कोई अवैध घुसपैठिया आ भी गया है, गलत तरीके से अंदर भारत में आ भी गया है, तो उसके ऊपर थर्ड डिग्री का मेथड यूज नहीं होना चाहिए, उसको कानून सम्मत
प्रोसेस के थ्रू भारत से बाहर निकालना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। आपकी राय मैं जानना चाहता हूं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। क्या अवैध घुसपैठियों को, इलीगल एंट्रेंट्स को, जो गलत तरीके से अंदर भारत के अंदर घुस गए हैं, उनको भारत में खाना, रहना और पढ़ाई लिखाई और बाकी तमाम सुविधाएं फ्री में मिलनी चाहिए क्या? या ये संसाधन पहले भारतीय नागरिकों को ही मिलने चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर पीआईएल को की लोकस को लेकर भी बहस हुई कि इस मामले के अंदर जो मनचंदा साहब, जो एडवोकेट है जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, कि उनका क्या लोकस है, क्या वो इस मामले के अंदर रोहिंग्या को लेकर पीआईएल दायर कर सकते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल इस पे जो सरकार के वकील हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि ये पीआईएल किसी ऐसे व्यक्ति ने दायर की है जिसका रोहिंग्या से कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उनका इस मैटर के अंदर कोई भी लोकस स्टैंडाई नहीं बनता, मतलब कि वो केस दायर नहीं कर सकते। लेकिन इस पर जो याचिका करता है उन्होंने कहा कि पीआईएल में जो फोकस का सिद्धांत है, लोकस का सिद्धांत है, वो लचीला होता है। और ये सच है कि भारत में जो पीआईएल की जो व्याख्या है वो बहुत व्यापक की हुई है, कि मतलब जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी ले सकता है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट स्पिरिटेड पर्सन भी किसी दूसरे के बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है, ऐसा सच्चाई है। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर जो कस्टोडियल डिसऑपीरियंस वाली बात थी, कि पुलिस कस्टडी के बाद वो पता ही नहीं कि वो लोग कहां गए हैं, उसके बारे में भी बात हुई और जिसके गंभीर आरोप लगाए गए याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसको समझते हैं। वो क्या थे उसको समझते हैं। सीरियस एलिगेशन लगाई गई कस्टोडियल डिसअपीयरेंस की। इस केस में बहुत गंभीर एक शिकायत यह भी थी कि रोहिंग्या लोगों को पुलिस ने उठाया और फिर वे लोग गायब हो गए, पता नहीं कहां चले गए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरीके के आरोपों पर सवाल उठा चुकी है और एक अन्य मामले में सीजीआई कांत ने ऐसे आरोपों को ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टोरी तक कहा था, कि मतलब बढ़िया मनकरंत कहानी बनाई है। और इस बार कोर्ट ने पूछा है कि सबूत कहां है कि वो लोग गायब हो गए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि आप जो ये एलिगेशन लगा रहे हो इसका बेस कहां है, आधार कहां है, अपने मन से कहां नहीं कह रहे हो कि पुलिस ने इनको पिक किया और फिर वो गायब हो गए। कौन कहता है कि ये लोग शरणार्थी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि कौन कह रहा है कि ये शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं, गलत तरीके से आए हुए, और क्या ये अवैध घुसपैठिए नहीं है? ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। वहीं पर इस मामले के अंदर कोर्ट ने बेहद संतुलन भी रखा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मानवता भी जरूरी है और कानून और सुरक्षा भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर मानव अधिकारों की और राष्ट्रीय हितों की भी बात आई। ह्यूमन राइट्स वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा साथ में आया और इसके बारे में कोर्ट ने यह कहा कि इन दोनों का बैलेंस मिलाना बहुत जरूरी है। ये केस दो बड़े सिद्धांतों के बीच में टकराव है। पहला है ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमैनिटी का, और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी का। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा यह कहता है कि यहां तक कि अवैध घुसपैठिया, इलीगल इमिग्रेंट जो है, इंट्रूडर जो है, उसको भी टॉर्चर नहीं किया जा सकता और न ही उसे अवैध तरीके से निकाला जा सकता है। दूसरा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, कि एक देश को अपनी सीमाएं और अपने नागरिकों का हित पहले सुरक्षित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को जोड़ते हुए कहा कि हां, वेलफेयर अधिकार नहीं मिलेंगे इलीगल इमाइग्रेंट्स को, लेकिन जो उनका डिपोर्टेशन है वो कानून के मुताबिक ही होगा। भारत रिफ्यूजी कन्वेंशन का सदस्य नहीं है। आपको याद होगा जब हमने एक बार उस फैसले का डिस्कस किया था कि भारत धर्मशाला नहीं है, तब मैंने आपको बताया था कि भारत ने रिफ्यूजी कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन ऑन द रिफ्यूजीज को साइन नहीं किया हुआ है, तो मतलब हम उस अंतरराष्ट्रीय संधि से भी बाध्य नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी को साइन नहीं किया हुआ है तो हम उस कन्वेंशन के सदस्य नहीं है। लेकिन हमारे ही संविधान के अनुच्छेद 21 में कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं और बुनियादी मानवता अभी भी अनुच्छेद 21 के तहत लागू होती है।
अब इस मामले के अंदर अगला कदम क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब 16 दिसंबर को सुनेगा। अन्य मामलों के साथ इसको क्लब कर दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़े सवाल ये हैं कि पहला, कि क्या रोहिंग्या वास्तव में शरणार्थी हैं या फिर अवैध घुसपैठिए। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह है कि क्या गैर कानूनी प्रवेश करने वाले को कोई अधिकार मिलने चाहिए, और अधिकार मिलने चाहिए तो कौन से अधिकार मिलने चाहिए। और तीसरा, किसी को कोई ऐसा है अवैध पर्सन जो बाहर भारत के अंदर रह रहा है, तो उसको भारत से बाहर निकालने का, यानी कि जो डिपोर्टेशन का जो तरीका है, उसका सही लीगल प्रोसीजर क्या है, उसका सही लीगल तरीका क्या है। और चौथा सवाल यह है कि क्या पीआईएल याचिकाकर्ता का लोकस स्वीकार्य है, क्या इस पीआईएल के अंदर जो याचिकाकर्ता है वो इसको फाइल कर सकती है या नहीं। यह फैसला भारत की रिफ्यूजी नीति यानी कि शरणार्थी नीति और सुरक्षा नीति पर गहरा प्रभाव डालेगा, जो भी इस मामले के अंदर फैसला आएगा। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो इस पूरे मामले का निष्कर्ष ये है कि भारत ने रोहिंग्या को कभी भी शरणार्थी नहीं घोषित किया है, इसलिए वे अवैध घुसपैठिए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इलीगल एंट्री करने वाले को नागरिकों जैसे अधिकार नहीं मिल सकते, यह भी बिल्कुल सच है। और हम भी यही कह रहे हैं कि जो अवैध घुसपैठिया है उसको नागरिकों जैसे अधिकार नहीं मिल सकते। जो नागरिकों को बेनिफिट मिलने चाहिए वो उन्हें ना मिले। हमारी अपनी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उनके राइट प्रोटेक्ट हो जाए वही बहुत है। धर्मशाला तो नहीं है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी इस मामले ने ये एक बात और महत्वपूर्ण बताई कि अगर कोई अवैध घुसपैठिया भी है तो उसको एकदम से कहीं गायब करना, उसको टॉर्चर करना या गलत तरीके से भारत से बाहर निकालना, वो भी गलत है। डिपोर्टेशन हमेशा कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए और यह केस जो है भारत के कानून, सुरक्षा और मानवता के बीच संतुलन को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कि एक राष्ट्र को अपनी सीमा और अपने मूल्य दोनों को बचाने होते हैं। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। और अगर आपको ये मामला गहराई से समझ आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को की मेंबरशिप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, हमें सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, ताकि आपके लिए और ऐसे गहरे कानूनी विश्लेषण हम लाते रहें। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।